जैसा कि टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया कि इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शंस को। पार्शियल फ्रैक्शंस को बिल्कुल डिटेल्ड वे में समझाऊंगा, बेसिक से लेके चलूँगा, सो दैट आपको एग्जामिनेशंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना। बिलीव मी, आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। प्रॉब्लम्स तो आ ही नहीं सकती, स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आखिर पार्शियल फ्रैक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन को सबसे पहले समझने से पहले हम लोग यहाँ समझते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ जाएगी, सबसे पहले फ्रैक्शन को समझते हैं। बचपन में आपने पढ़ा फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चीज़ें हमें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है? जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं जहाँ पर Q जीरो नहीं होता है। मतलब फ्रैक्शंस अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे कह दो कि फ्रैक्शंस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो चीज़ लिखी जाती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो चीज़ लिखी जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। और फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक? तो ये बात समझ में आ कि पार्शियल फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस पहले क्या होता है कि जो कि P/Q के फॉर्म में होता है, या तो यूँ कह दो या तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है उसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अब फ्रैक्शंस जो होते हैं मेरे पास दो टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले बता दो कि यहाँ बीच में छोड़कर मत भागना, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन सीधे कराना, भाई क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट हो तो उसको समझ लो। नहीं तो फिर क्या होता है, जब हम लोग क्वेश्चंस करने बैठ जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक नए बीच में प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, फिर आपको समझ नहीं आता यार नए नए क्या क्या कॉन्सेप्ट चले आते हैं। इस वजह से मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ सो दैट आपको बीच में प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ना आए। तो पहले 2-4 मिनट सुन लो अच्छे से कि मैं कहना क्या। चलो स्पीड को फास्ट करना कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर सुन जरूर लो पहले। हमने कि फ्रैक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है पहले उसको समझते हैं। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, लेटर सपोज कि देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि बचपन में आप स्कूल में लाइन में लगते, अभी भी अब तो पेपर चल रहा है भाई, इसके बाद तो कॉलेज में जाना है, लेकिन अभी क्या है इसके पहले स्कूल में पढ़ते, प्रेयर होती है स्कूल में प्रेयर होती। तो वहाँ पर क्या होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, आपको पहले बच्चों को छोटे जिनकी हाइट छोटी रहती है उनको पहले लगाते फिर उसके बाद बड़े करते हैं। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जब स्कूल में लाइनिंग लगती तो सबसे पहले छोटा बच्चा खड़ा होता, फिर उससे थोड़ा सा बड़ी हाइट के खड़ा होता, फिर उससे थोड़ा बड़ा हाइट के खड़ा होता, फिर उससे और बड़ा हाइट के खड़ा होता, फिर उससे और बड़े हाइट के खड़ा होता। मतलब कि जब स्कूल में लाइन लग रही होती, मतलब कि वहाँ पर प्रेयर हो रहे होते या फिर कोई ऐसे गेस्ट आ रहे होते तो वहाँ पर लाइनिंग लगती, तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले छोटी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला, फिर बड़ी 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 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। अब ये क्या होता है स्कूल में टीचर, जब हम लोग कभी क्या होता है कि कुछ बड़े बच्चे जो तो आगे आ जाते हैं तो टीचर कहते हैं कि लाइन में प्रॉपरली खड़े हो जाओ। मतलब क्या हुआ कि जब टीचर आपके स्कूल में कुछ कभी कोई ऐसे गेस्ट आ जाए या फिर प्रेयर हो रही होती, कुछ बड़े बच्चे होते आके चले आते हैं। अब उस टाइम पर क्या होता है कि टीचर कह रहे थे कि स्टूडेंट को कि भाई साहब प्रॉपरली लाइन में खड़े हो जाओ। अब प्रॉपरली लाइन में खड़े होने का क्या मतलब होता है, उनके कहने का सेंस ये होता है कि पहले जिस हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, जैसे जिसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप खड़े हो जाओ। वहाँ पर मतलब क्या होता है, पहले छोटा बच्चा खड़ा होगा, छोटी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला। मतलब कि टीचर क्या कहते हैं, प्रॉपरली लाइन में खड़े हो जाओ। प्रॉपरली क्यों बोलते, क्योंकि वहाँ पर उनका सेंस यही रहता कि पहले छोटी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला। इसका मतलब कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है। लेट अस सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करो यहाँ पर हमारे पास 3/5 है। क्या है? 3/5 है। 3/5 में एक बात चीज़ देखो, यहाँ पर 3 क्या न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारे पास 3 यहाँ पर न्यूमरेटर है और ये 5 हमारे पास का डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर हमारे पास कितना है? 3 है। डिनोमिनेटर हमारे पास कितना? 5 है। यहाँ ये बताओ कि न्यूमरेटर छोटा है कि नहीं? बिल्कुल है। डिनोमिनेटर बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब लाइन में भी पहले लगते तो पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बच्चे। इसका मतलब न्यूमरेटर जब छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिख रखा है। ये भी फ्रैक्शंस हम लोग बात कर रहे थे नंबर के बारे में, अब यही बात करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में भी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स लेने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से आपने बचपन में नंबर्स में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस अगर होंगे तब भी हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करेंगे।
हमने कहा कि यहाँ पर बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 3/5 लिया तो आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, दूसरा एग्जांपल ले लो भाई साहब, आप 1/2 ले लो। 1/2 में भी देखो ना, 1 क्या है, छोटा है, 2 क्या है, बड़ा है। जब ऊपर वाला चीज़ छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, मतलब पहले छोटा आया फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा। लाइन में देखो, लाइन में बचपन में मैम क्या कहती, पहले प्रॉपरली लाइन में खड़े हो जाओ, मतलब कि पहले छोटी हाइट फिर बड़ी हाइट, तो इसीलिए पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शंस से दिमाग में आते ही तुरंत मैम की बात याद आनी चाहिए। मैम बचपन में यही कहती, प्रॉपरली लाइन में खड़े हो जाओ, दैट मीन्स पहले मुझे छोटा फिर बड़ा, मतलब कि पहले छोटा नंबर से आएगा फिर बड़ा नंबर आएगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। ऐसी फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जाहिर सी बात उसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ऊपर बड़ा हो जाता है, नीचे छोटा हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2/1 हो जाए, या 2/, लेटर सपोज कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 2/1 हो गया। हमने कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 2/2। 2/2 देखो यहाँ पर तो बात समझ में आता है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। देखो दो तरीके की कन्फ्यूजन्स होती है। पहला कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शन तो समझ में आता है, पहले क्या होता है कि पहले छोटा बच्चा खड़ा होगा, पहले छोटा फिर बड़ा, मतलब ऊपर पहले छोटा आएगा फिर नीचे बड़ा आएगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। बात यहाँ पर तो जाहिर सी बात बच्चा फिर दिमाग लगता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर ऊपर छोटा है तो नीचे बड़ा होगा, सही सी जाहिर सी बात है यार, ऊपर छोटा तो नीचे बड़ा। फिर कहता है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो दूसरा उसका अपोजिट ही होगा। जैसा प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लाजमी है कि वो उसका अपोजिट होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था, तो यहाँ पर ऊपर बड़ा हो जाएगा नीचे छोटा हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर फंस जाती है, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल हो जाए, मगर न्यूमरेटर में भी जो हो वही डिनोमिनेटर में भी हो जाए, तब क्या कहोगे, तब भी हम लोग प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, या फिर न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल हो जाए। जैसा कि देख सकते हो न्यूमरेटर भी हमारे पास 2 है, डिनोमिनेटर भी हमारे पास 2 है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 2 हो जाएं, या फिर यूँ कह दो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम हो जाए, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, इक्वल हो जाए, उसे भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। तो फ्रैक्शंस हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, जहाँ पर न्यूमरेटर हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। अब इसी बात को समझने के लिए, जैसे कि आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल हो, मतलब कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, तो किस तरीके से कहते हैं। यहाँ पर कुछ नया नहीं है, यहाँ पर बस एक नया टर्म आ जाता है, डिग्री। यहाँ पर बस एक चीज़ कहते हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कि न्यूमरेटर की जो डिग्री होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, देख सकते हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कि जो न्यूमरेटर की डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर की डिग्री से या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी। ये बात समझ में आती है। अगर ऐसी कंडीशंस आती है, ऐसी कंडीशंस आती है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं फिर क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस में ऊपर न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कह सकते हो जो होता है वो छोटा होता है, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल भी होते हैं, तो इस वजह से इक्वल का साइन लगा आ गया। अगर यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, अब यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरीके से। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ऑनवर्ड्स लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज पहला लेक्चर है, तो इस पहले लेक्चर से हम लोग बेसिक को सीखते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस यार रट्टाफिकेशन से लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसा कि देखो यहाँ पर एक्स की देखो हम लोग डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है, हमारे पास डिग्री कहलाती है। डिग्री क्या होता है, डिग्री द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ देखो हमारे पास एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। यहाँ नीचे देखो एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी, तो यहाँ भी देखो 1 है और यहाँ भी देखो 1 है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, ऊपर देखो 1 है,
नीचे देखो 2, ये वाला 1 और ये वाले 1 क्या हो जाएंगे, देखो x, जब आप ये सोचो ना कि इस x की मल्टीप्लिकेशन अगर आप कराते, आप x की मल्टीप्लिकेशन कराते तो यहाँ पर x स्क्वायर बनता कि नहीं बनता। इसीलिए से हम कह रहे हैं ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऊपर की डिग्री कितनी है 1, नीचे की डिग्री कितनी है 2। ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, डिग्री किसकी है, न्यूमरेटर की है। डिग्री किसकी, डिनोमिनेटर की है। डिग्री किसकी है, डिनोमिनेटर की है। डिग्री किसकी है, न्यूमरेटर की। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है, यहाँ पर 1 है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये कैसा फ्रैक्शंस है, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यहाँ पर मतलब समझो, यहाँ पर भी जरा देखो, यहाँ पर 1 लिखा गया। 1 लिखने का क्या मतलब होता है, 1 का मतलब ये होता है x की पावर 0 लिखा गया। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या मतलब क्या होता है 1। तो 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। मतलब ऊपर भी तो पॉलिनोमियल है ना, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो बात मतलब समझ लेना यार, यहाँ पर देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की पावर कितना है, 0 है। यहाँ पर x की पावर कितना है, 2 है। तो ये बात समझो, x की पावर 0, ऊपर की डिग्री कितनी है 0, नीचे की डिग्री कितनी है 2 है। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा है। देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमारे पास छोटा है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, तो हम कहेंगे ये भी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ भी चेक करो, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखो x की मैक्सिमम पावर बोला था मैंने, x की मैक्सिमम पावर बोला था यहाँ पर। तो मतलब देखो यहाँ x की पावर हमारे पास 2 है, यहाँ पर x की पावर यहाँ पर कितना है, 1 है। और यहाँ पर 2 के बगल में क्या लिखा है, x की पावर 0 लिखा गया। 2 के बगल में क्या, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि x की पावर 0 मतलब क्या था 1, और 1 का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखो इन सभी में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इस पूरी डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी, 2 है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर कंसिडर करते हैं, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कंसिडर करते हैं। न्यूमरेटर का अलग से देखते हैं, डिनोमिनेटर का अलग से देखते हैं। मतलब न्यूमरेटर का x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ और है ही नहीं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। देखो यहाँ पर 2 था, 1 था और 0 था। 2, 1 और 0 में सबसे मैक्सिमम कौन सा, 2। तो इसका मतलब है यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होनी चाहिए, छोटी। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, बड़ी। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या कहोगे हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखो x की पावर कितनी 1 है। यहाँ पर देखो आप अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशंस कराओगे, आप मल्टीप्लिकेशंस कराया तो होगा ही है कभी। तो इसका मतलब अंदर जब इसकी मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो देखो x की पावर 2 है, x की पावर 2 यहाँ भी है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, जैसा कि बचपन में पढ़ रखा कि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, 4। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर कितना जाएगा, 4 है। या तो ऐसे कह लो या तो ऐसे कह लो, इंटू में जो होगा ना ये पावर आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ वाले 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है वो 4 है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो कितनी 1 है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देख सकते हो कि यहाँ पर 1 आया, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, 4 आया। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शंस है। सिमिलर काम यहाँ भी करोगे तो यहाँ पर देखो कैसे डिग्री फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखना, तो यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर x की जो पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी 1 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री है कितनी आएगी, 3। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलर काम यहाँ भी करने, x की पावर कितनी 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3। तो यहाँ भी हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास 3 है। समझ में आता, ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस थे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे कहलाते हैं, तो देखोगे जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर या तो इक्वल हो जाए। यहाँ पर अगर ऐसे पल्ले नहीं पड़ता है तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तब भी हमारे पास क्या होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखोगे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, अच्छी बात है, 2 है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, अच्छी बात है। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, मतलब ऊपर की डिग्री इक्वल है नीचे की डिग्री के। जब ऊपर की डिग्री इक्वल हो नीचे की डिग्री के तो हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सही बात समझ में। यहाँ पर देख लो मैंने दूसरा बात बताया कि अगर ऊपर की डिग्री
बड़ी हो, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो। मैंने बताया था इम्प्रॉपर, मतलब प्रॉपर का मतलब क्या था, बचपन वाली बात याद करो, प्रॉपरली लाइन में खड़े हो जाओ, मतलब कि पहले छोटा फिर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए प्रॉपर में, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा या फिर बराबर होगा। हमने यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी 3 है, यहाँ पर x की देखो मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ 1 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 0 है, यहाँ पर 3 है, तो इन सब में मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम हमारे पास 3 है। इसमें नीचे वाले मैक्सिमम कितना 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अब मजे की बात सुनो, यहाँ तक तो बहुत सारी बकवास जो करनी थी मैंने कर दिया आपके पास। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक क्लियर तो बातें हो गई होंगी यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा तो आपके पास एक तरीका है, डिविजन्स मेथड। आपको यहाँ पर डिविजन्स करना पड़ेगा, जैसे एक पॉलिनोमियल को, मतलब पॉलिनोमियल डिविजन्स करना पड़ेगा। लिखना चाहो तो लिख लो, पॉलिनोमियल डिविजन्स आपको आना चाहिए, पॉलिनोमियल डिविजन्स आपको आना चाहिए। मतलब कि एक पॉलिनोमियल, देखो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल किस तरीके से डिविजन्स करते हैं वो आपको आना चाहिए। नहीं भी आएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थ्रू द लेक्चर्स में आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिविजन्स आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये हमारे पास ऑलवेज वर्क करती है। आप कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हम लोग डिविजन्स करे बिना भी कुछ टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे, वहाँ पर क्या होता है टेक्निक्स के थ्रू भी हो जाता है, मगर हर बार ये काम नहीं करता है। यहाँ के मैंने लिख रखा है समटाइम फेल हो जाता है। मतलब कई बार आपके ये जो पॉलिनोमियल का डिविजन्स करने वाला मेथड है हमेशा काम आता है, जबकि ये टेक्निक जो है, कौन सी टेक्निक, जो हम लोग कुछ अभी करेंगे वो देखेंगे लेक्चर्स के थ्रू, वो हमारे पास हर बार काम नहीं आता। इस वजह से हम यही कहते हैं कि आपके पास कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाए, मतलब कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों ही हमारे पास क्या बराबर हो, ऐसी केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिविजन्स करना पड़ेगा। और डिविजन्स करने के बाद, पॉलिनोमियल का डिविजन्स करोगे, डिविजन्स करने के बाद, डिविजन्स करने के बाद क्या करना है, करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको ना जो भी आप डिविजन्स करोगे उसको ना इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर Q प्लस आर अपॉन डी के फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यूजुअली जो Q प्लस आर अपॉन डी में होता है, ये वाला जो आर अपॉन डी होता है कई बार जीरो हो जाता है, कई बार जीरो हो जाता है, और कई बार क्या होता है, ये जो फॉर्म आती है, चलो इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये वाली जो फॉर्म है यहाँ पर, ये वाली जो आर अपॉन डी फॉर्म है, ये हमारे पास हो जाती है प्रॉपर फ्रैक्शंस में। क्या हो जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस में। किस में जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस में। और पार्शियल फ्रैक्शंस आप तभी लगा पाओगे जब प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, तभी। कब लगाओगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस रहेगा तब जाकर हम लोग क्या लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि पार्शियल फ्रैक्शंस तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब दिया गया फ्रैक्शंस हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए हम जानते हैं कि न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए न्यूमरेटर जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशंस हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस आप तभी लगा पाओगे, पार्शियल फ्रैक्शंस तभी लगा पाओगे जब दिया गया फ्रैक्शंस प्रॉपर होगा, तब लगा पाओगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रहेगा तो सबसे पहले आपको ये काम करनी है, स्टेप 1 आपको डिविजन्स करनी है। डिविजन्स करने के बाद आप Q प्लस आर अपॉन डी में, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, इस फॉर्म में लिखोगे, इस तरीके से कर लोगे, फिर से आपके पास ये वाला जो पार्ट होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपको मिल जाएगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शंस को इंप्लीमेंट कर दोगे। आई बात समझ में। अब बहुत सी बकवास तो हो गई भाई साहब, अब सीधे बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये सारी बातें तो आप समझ लिए हो, आप क्वेश्चंस की बात करते नहीं तो आप पक जाओगे ज़्यादा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। बेसिक जो सीखना तो वो तो आपने सीख लिया, थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें और भी बची हैं, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, सो दैट आपको टॉपिक्स में ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक, इस वजह से मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस कर लो भाई साहब, आपको प्रॉपर फील आ जाएगी टॉपिक्स को हम क्यों करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस का रियल इम्प्लीमेंटेशंस का केवल इंटीग्रेशंस में किया जाता नहीं, पार्शियल फ्रैक्शंस का केवल इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करा जाता नहीं। आगे जाकर आप हायर स्टडीज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि पार्शियल फ्रैक्शंस का एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करा जाता है। ऐसा नहीं कि पार्शियल इंटीग्रेशन में लोग पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं, नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन एक टेक्निक, एक प्रोसेस है। उसका काम क्या है अभी मैं बताता हूँ, जस्ट बेटा मिनट। यहाँ देखो एक एग्जांपल ले रखा है, इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि पार्शियल फ्रैक्शंस का एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते क्यों। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास एक मैंने
क्वेश्चन दे रखा 1/x+1 माइनस का x+2 दिस इज इक्वल टू 1/x+1 x+2। हमने कहा कि आप इसको सॉल्व करते हो आप यहाँ पर पहुँच जाते हो, मतलब कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सपोज़ करो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता, ठीक है, सॉल्व करते हो। यहाँ पर पूरा प्रोसेस नहीं कॉपी कर रहा हूँ, चलो यार कॉपी कर देता हूँ एक बार। 1/x+1 माइनस का 1/x+2। आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते, आपको पता होगा इसको सॉल्व कैसे करते। इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर तो x+2 हो जाता, इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर करते तो x+1 हो जाता, और फिर ये नीचे नीचे करते तो x+1 और यहाँ पर x+2 हो जाता। इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर और फिर सामने सामने। आई बात समझ में? हमने कहा कि फिर क्या होगा, x+2 हो गया, सही है। ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस रहेगा ओपन करोगे, माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा, इसको भी ओपन कर देना, ठीक, इसको भी हटा दो ब्रैकेट, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे कितना आएगा x+1 और कितना आएगा x+2 आएगा। अब ये बताओ कि यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो ये x+2 है और यहाँ पर देखो ध्यान से देखो x+2 लिखा हुआ है, -x लिखा गया है, माइनस का 1 लिखा गया है। प्लस का x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2 माइनस का 1 नीचे जरा एक बार फिर से कॉपी कर लो, x+1 x+2 मतलब क्या हुआ, 2 - 1 कितना होता है 1। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना इजी था, क्या था, इजी था। मतलब कि क्वेश्चंस अगर प्लस माइनस में गिवन था, क्वेश्चंस मेरा प्लस माइनस में गिवन था, उसको सॉल्व किया तो हम लोग प्रोडक्ट्स में लेके चले गए, आराम से सॉल्व कर लिया। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर कभी क्वेश्चंस में ऐसे दिया हो तो यहाँ पर कैसे जाओगे। ऐसे दिया हो लेफ्ट से राइट जाना था तो आसान था, राइट से लेफ्ट जाना हो तो क्या करोगे। इसके लिए मेरे पास स्पेशल यहाँ पर स्पेशल, ठीक है, स्पेशल टेक्निक होता है। क्या होता है, टेक्निक होता है। वो स्पेशल टेक्निक क्या होती है, दैट इज़ योर पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस जो होता है हमें क्या करता है, पार्शियल फ्रैक्शंस उस खाई से निकालता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। कैसे, यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे करोगे, यही स्पेशल टेक्निक हम लोग सीखते हैं इस लेक्चर्स में। यहाँ से आ जाना था आसान था, ऐसे में क्या दिक्कत। अगर मैं आपको कहता कि इंटीग्रेशंस करो, आपको मैं ये कहता कि इंटीग्रेशंस करो x+1 माइनस में 1/x+2। आपको पता है कि इंटीग्रेशंस जो होता है, इंटीग्रेशंस फिर से मैं लिख दूँ, इंटीग्रेशंस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक इंटीग्रेशन का सिंबल था, यहाँ पर आपके पास कुछ भी फंक्शंस लिखा गया 5x प्लस का 3, यहाँ पर लिखा किसके रिस्पेक्ट में कर, x के रिस्पेक्ट। आपको ये पता है कि ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके साथ भी और इसके साथ भी। मेरे कहने का मतलब तो समझ रहे होगे, इंटीग्रेशन 5x हो जाता है प्लस का 3 हो जाता है, फिर यहाँ पर dx हो जाता है। dx यहाँ भी रहेगा, ठीक, स्पेस नहीं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ भी dx है, चलो यार इसको उड़ा देते हैं, फिर से लिख देता हूँ, नहीं तो कहोगे यार बताया नहीं अच्छे से। इंटीग्रेशन 5x लिखोगे, फिर dx लिखना है, फिर प्लस लगाना है, इंटीग्रेशन लिखना है 3 लिखना है, फिर dx लगाना है। मतलब कि इंटीग्रेशंस इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब इसको भी इंटीग्रेशंस का सिंबल मिल जाता है, इस नंबर्स को भी इंटीग्रेशंस का सिंबल मिल जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। यही सेम काम, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन नहीं करता है, डिफरेंशिएशंस भी यही काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को, या फिर यूँ कह दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, करता तो है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन जो होना चाहिए, क्वेश्चंस में प्लस या माइनस होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस में प्लस या माइनस का साइन है,
मतलब कि क्वेश्चन जो है प्लस माइनस के साइन में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब समझ रहे हो, प्लस या माइनस में होती हैं चीज़ें तो क्वेश्चंस क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या चीज़ें थी प्लस माइनस में थी तो इजीली इंटीग्रेशन यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आसानी से इसका कर लोगे इंटीग्रेशंस 1/x+1 dx माइनस का इंटीग्रेशंस 1/x+2 dx। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ा था ना इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है log x, तो log x+1 हो जाएगा माइनस का यहाँ भी log x+2 कर लोगे। यहाँ दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत यहाँ नहीं आती है। दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्लस माइनस में था। प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अब ऐसे दिए रहेंगे, क्वेश्चन जो हमारे पास अब इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस x+1 और x+2 का करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ तो पता था, यहाँ इसका इंटीग्रेशन पता था और हमको ये पता है कि ये चीज़ इसकी इक्वल है, हमें ये पता है कि ये चीज़ इसकी इक्वल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है इस चीज़ को इसके इक्वल भी अगर हम लेके चले आए तो मामला हमारा सही हो जाएगा। हम यहाँ से यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर ऐसे लिखना जान गए तो मामला तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा, इजीली हम लोग कर लेंगे। अब इसी टेक्निक्स को ही हम लोग किससे सीखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस को। आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, पार्शियल फ्रैक्शंस का इम्प्लीमेंट हम लोग केवल इंटीग्रेशंस में नहीं करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग केवल इंटीग्रेशन में नहीं करते हैं। ऑनवर्ड्स आपके हायर क्लासेस में आप ये सीखोगे कि भाई साहब पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है, कि जब भी आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट में हो, कोई चीज़ प्रोडक्ट में है, उस प्रोडक्ट को चीज़ में उठा कर ले जाके हम लोग प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लस या माइनस में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, वो जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये काम होता है। आई बात समझ में। तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन एक स्पेशल टेक्निक है जिसका काम क्या होता है कि अगर हमारे पास जो कोई चीज़ें प्रोडक्ट में लिखी गई हैं, प्रोडक्ट से हमें प्लस माइनस में ले जाकर कन्वर्ट कर देता है, इस कन्वर्जेंस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब टेक्निक को सीखते हैं। ठीक, यहाँ तक तो बकवास बातें समझ में आई होंगी, थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आएंगे तो क्वेश्चन के थ्रू समझ ही जाओगे। अब जैसा कि क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है कि हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने जैसा कि दिख रहा है। यहाँ पर मैंने 5 to 6 क्वेश्चन देखो लिख रखे हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अगर इस लेक्चर्स में कवर हो जाता तो अच्छी बात है, बाकी के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा अगर इस लेक्चर्स में नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पहले समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। जल्दी का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल्दी काम करेंगे तो जाहिर से की बात जानते ही हो यार, कोई समझ तो फिर आने वाला नहीं है, तो फिर आराम से समझेंगे। क्वेश्चन को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। कि देखो सबसे पहले यहाँ पर जब भी आपके पास क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशंस पार्ट में ना जब भी आप लिखने जा रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये काम करोगे, इस अंदर के जो भी पार्ट लिखा गया है इसको बाहर निकाल के लेके आना। इस वाले पार्ट को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब इस इंटीग्रेशन के सिंबल को और विथ रिस्पेक्ट टू dx जिसको कह रहे होते हैं, इसको अगर हम लोग हाइड कर देते हैं तो जो अंदर का जो कुछ भी मसाला बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। समझ में आई, जिसको यूँ कह सकते हो f(x) मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ x मेरा ये है पूरा पार्ट। इस पूरे पार्ट को हम लोग निकाल के लेके आएंगे। पहले यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखो सोल्यूशन लिखा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना भी मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पर क्या काम करना है, इस पूरे पार्ट को निकाल के लेके आना 1/x+1। उसके बाद आपको क्या काम करना है, x+2। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं रही होगी। अब यहाँ पर क्या काम करना है, आपको एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करनी, जो कि मैंने आपको क्या बताया, एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो कि प्रोडक्ट वाली चीज़ को प्लस या माइनस में कैसे कन्वर्ट करते सीखते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना सीखा था, अब इसको यहाँ से यहाँ कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको सीखना है, तो इसी को समझते हैं। अब इसको सीखने के लिए मैं आपको क्या तरीका बताऊँ। देखो फॉर्मूला रटना मत भाई साहब, फॉर्मूला अगर रटोगे तो गारंटी दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला भूल जाओगे। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा मुझे करना क्या है। बाकी बुक में तो भाई फॉर्मूला लिखे ही हैं बहुत सारे, यहाँ पर इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन के भी फॉर्मूले हैं। ठीक, फॉर्मूला मत रटना, पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाना, आपको डेफिनेटली आपको सब चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगी।
जब भी आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर बताओ कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, 2 बॉक्स दिख रहा है, पहला बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये रहा, 2 बॉक्स दिख रहे हैं, मतलब 2 फैक्टर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर। जब ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा होता है ना उसको बोलते हैं फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं। अब आपको क्या काम करना है, दो क्या करना है, कांस्टेंट को एज्यूम करना है। 2 कांस्टेंट कौन से, लेट अस सपोज कि हमने पहला एज्यूम कर लिया ए के नीचे क्या लिखना है, देखो 2 हमारे पास, अगर हमारे पास ब्रैकेट 2 हमारे पास फैक्टर्स हैं तो 2 हमारे पास क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे जो कि ABCD होंगे, ठीक है, ABC होंगे। हमारे पास ए है, ए के नीचे क्या लिखना है, x+1 लिखना है, समझ में है, ए के नीचे क्या लिखना है, x+1, फिर प्लस लगाना, प्लस ही लगाना, कुछ और नहीं लगाना, प्लस ही लगाना, फिर b लिखना है, ठीक, दूसरे के लिए b है, अगर तीसरा भी है तो उसके लिए c लिखते हैं, तो 2 ही हैं तो b लिखेंगे, फिर b के नीचे क्या लिखेंगे, x+2 लिखेंगे। अब इसके बाद दिक्कत जानते हो क्या था, सॉल्व करने की दिक्कत आती है। इसके बाद दिक्कत कौन सी आती है, सॉल्व कैसे करना। आई बात समझ में, जब कभी भी ऐसे लिखा रहेगा तो a लिखना, a के नीचे ये वाला x+1, फिर प्लस लगाना, b लिखना, x+2 लिखना। देखते रहोगे, देखते देखते आप सीख जाओगे, खाली आप देखते जाओ और समझते भी जाना कर क्या रहा हूँ, ठीक है। पहले ही आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो a के नीचे x+1, b के नीचे x+2। अब बात आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जब सोल्यूशन लिखना तो ये लिख देना यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ये जो टेक्निक इम्प्लीमेंट करो ना, इसके नीचे भी a के नीचे x+1, फिर b के नीचे x+1, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, यही टेक्निक है भाई साहब, यही टेक्निक है, ठीक, फ्रैक्शन से। समझ में आई बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको सॉल्व करना सीखते, सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी सॉल्व करने की आती है, सॉल्व बच्चे नहीं कर पाते, डेफिनेटली करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरी क्या अप्रोच रहती है, इसको सीखो। जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्या काम करोगे, जब भी आपके पास क्वेश्चन है ना, इस नीचे वाले पार्ट को पकड़ना, ऊपर मत देखो, नीचे वाले पार्ट को पकड़ना, इसके पास लेके जाओ। मतलब कि x+1 के बगल में क्या लेके जाना, इस पूरे पार्ट को उठा के लेके जाओ, इसके बगल में रख दो मेंटली। अभी तो देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इस वजह थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहला लेक्चर्स बेसिक लेक्चर है, जल्दी करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, मेरा लेक्चर्स लेने का कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी नहीं करूँ। पहले मेरा मकसद है सिखाना, एक बार सीख जाओगे यार खुद ही आप जल्दी करने लगोगे, मेरे जल्दी करने से तो कुछ नहीं होगा ना। इसका मतलब इसको भी लेके जाना इसके बगल में x+2 को। मैंने क्या काम किया देख सकते हो, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके गया, ये देखो x+1 वाला, ये वाला देखो मेरे पास x+2 वाला रहा। अब इसको आपको ऐसे मेंटली लेके जाना। अब ये काम आपको करना नहीं है बार बार, ये बेवकूफ़ी मत करना, आपको केवल मेंटली मैं सिखा रहा हूँ, आप इसके पास लेके जाओ। देखो जब इसके पास लेके जाओगे तो x+1 और x+1 उड़ जाएगा और मेरे पास केवल क्या बचेगा, a के बगल में x+2, a के बगल में क्या बचेगा, x+2 बच जाएगा। आई बात समझ में, यही काम अब मैं कर रहा हूँ। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, अगर ये समझ में आ गया ना तो अब हर क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। यही काम इसके साथ भी करना, यही काम इसके साथ भी करना। जब ऐसा करोगे आप तो क्या होगा, जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, इसके बगल में जाएगा तो x+1 उड़ जाएगा, तो a के बगल में क्या बचेगा, a के बगल में ध्यान से सुनना भाई, लिखना गलत मत कर देना, x+2 बचेगा। क्या बचेगा, x+2, प्लस लगा है बीच में प्लस लगाएंगे। अब इसके बगल में लेके जाओगे यहाँ से तो x+2 उड़ जाएगा। यहाँ पर b के बगल में क्या बचेगा, b के बगल में बचेगा x+1। समझ में है। यहाँ पर क्या काम करना, जो भी आपके पास न्यूमरेटर कभी भी लिखा होगा, जो भी न्यूमरेटर यहाँ पर लिखा होगा उसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देना। यहाँ पर क्या कर दोगे, कॉपी कर दोगे। यहाँ तक भी बच्चों को प्रॉब्लम शायद यहाँ तक कर ले जाता है, इसके बाद प्रॉब्लम फंसती है, क्या करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपके पास 2 टेक्निक होते हैं। इसके बाद 2 टेक्निक होते हैं, एक तो होता है कंपेयरिंग मेथड, या फिर बोलते हैं इक्वेटिंग फॉर्म। इक्वेटिंग मेथड भी कुछ लोग बोलते हैं, इक्वेटिंग मेथड, ठीक है। कंपेयरिंग मेथड बोले, कंपेयरिंग फॉर्म बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंपेयर करते हैं आप। दूसरा मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है,
हम कहते हैं कंपेयरिंग मेथड सबसे घटिया वाहियात होता है। इसको मैं बिल्कुल किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ कि यहाँ पर मैं देख रखे हैं स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम गलती करते ही करते हैं। बिलीव मी, ये काफ़ी लेंथी तरीका, करने मत बैठ जाना। एक बार अगर आप इसको सीख गए ना वैल्यू पुटिंग मेथड, सच में बता रहा हूँ कि आपको इससे समझ इसके हो जाएगा आपको, बाकी अब क्या ही बता दूँ आपको। तो वैल्यू पुटिंग मेथड को मैं प्रीफर करता हूँ। कंपेयरिंग मेथड को स्टूडेंट को मैंने देख रखा है कि गलत करते, इस वजह से मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। आसान भी है वैल्यू पुटिंग मेथड, कैसे करते हैं इसको मैं बिल्कुल नहीं चॉइस दूंगा, आपको सिखाऊंगा ही नहीं, तो फिर आप परेशान ही नहीं होगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है मेन मुद्दे की बात करें तो जो आसान है वो सीख सकते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड है, ये ईजी है, तो इसको बात करते हैं। अब इसमें करते हैं क्या वैल्यू पुटिंग मेथड में। वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर बता दो कि आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी आता है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड होता है, कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड होता है और शॉर्ट ट्रिक कई जगह फेल भी हो जाता है, ठीक है। इस वजह से मैं पहले वैल्यू पुटिंग मेथड, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड में हम लोग करते क्या है कि हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट्स लिखे गए हैं, इन ब्रैकेट्स को हम लोग क्या करते हैं इक्वल टू जीरो करते हैं। जो भी हमारे पास ये फैक्टर्स जो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं उसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। इस फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो करते हैं, वहाँ से हम लोग रूट्स, जैसे यहाँ पर लिखा x+2 को इक्वल टू जीरो करते हैं, और x+2 इक्वल टू जीरो करने के बाद x की वैल्यू कितनी आती है -2, क्योंकि +2 उधर जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल टू -2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो करते हैं, मतलब हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये वाला जो फैक्टर्स होगा जीरो कब होगा। हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये वाला जो फैक्टर्स होगा जीरो कब होगा। तो आपको कैसे पता चला, यहाँ पर हम लोग क्या रख दें, यहाँ पर x इक्वल टू क्या रख दें, यहाँ पर x इक्वल टू -2 रख दोगे तो आपको पता ये जीरो बन जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा, देखो x+1 है, x+1 जीरो कब बनेगा, देखो यहाँ +1 है तो यहाँ -1 रख दोगे तो जीरो बन जाएगा। और जीरो का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पूरा गायब ही हो जाएगा। तो मतलब ये वाला टर्म जीरो कब कैसे बनेगा, x इक्वल टू -1 पुट करने से। आई बात समझ में। x इक्वल टू -1 पुट करोगे, कहोगे समझ नहीं आया कैसे, अगर ऐसे समझ में आता तो इसको इक्वल टू जीरो कर दिया करो। अगर ये समझ नहीं आता कैसे जीरो बनेगा तो इस वाले टर्म को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया करो, आराम से समझ जाओगे। देखो यहाँ पर x+1 है इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कितना आएगा -1, तो मतलब -1 पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म जीरो बन जाएगा। अब करते क्या, यहाँ पर यहाँ पर मैंने कहा 2 डब्बे हैं मेरे पास, 2 बॉक्सेज है, ये फैक्टर तो हम लोग 2 केस बनाते हैं। पहला लिखते हैं वेन, ये पहला केस है वेन x इक्वल टू कितना रखेंगे, x इक्वल टू -2। -2 कहाँ रखोगे, इसको एक इक्वेशन मान लो। ये सब तो बकवास सी बातें भाई साहब, ये आपको इग्नोर करना है, इसको मैं सिखाने के लिए बस अच्छे लिख रखा था। ये जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लो। ये सब बकवास सी बातें थी, इसको छुपा दो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर ये 1 है। हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखो एक बार में एक ही काम करना, ऐसा मत करने लगना यहाँ इस बारे में नहीं पुट करोगे। x-2 एक बार जो भी मेरे पास इक्वेशन है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हर जगह पर x इक्वल टू -2 पुट करोगे। तो पहली केस हम लोग पहला केस बना रहे x इक्वल टू -2, और दूसरा केस जो बनाएंगे x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -2 कहाँ पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर। तो पहले एक बार यही देखना, ये वाला वैल्यू पुट करना, उसके बाद जो पहला कंप्लीट कर लोगे उसके बाद x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू -2 कहाँ पुट करना, यहाँ पर पुट करना, यहाँ भी पुट करना। यहाँ पर x है ही नहीं तो पुट क्या करना, अगर इधर भी x होता तो यहाँ भी हम पुट करते। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पुट करना है। व्हेन x इक्वल टू -2 मतलब ये x इक्वल टू -2 कहाँ करना है, पुट करना है। लिख देता है, नहीं तो बच्चे ना पता नहीं कि भूल जाते हैं यार, इसमें भी पुट करना है। x इक्वल टू -2 पुट करना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक, दोनों जगह करना है भाई साहब, ठीक, दोनों जगह बोलना मत, दोनों जगह, जहाँ पर x है वहाँ पर। तो यहाँ पर तो x सही नहीं, तो उसको एज इट इज कॉपी करना 1 इक्वल टू। अब x इक्वल टू -2 जब यहाँ पुट करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने पुट ही क्यों किया है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर x इक्वल टू -2 पुट करने से मेरा फ़ायदा क्या होता है, ये वाला टर्म जीरो बन जाता है। देखो x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ये वाला टर्म जीरो बन जाएगा। -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, और 0 का a से मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ तो 0 हो गया, ये वाला टर्म पूरी तरीके से गायब हो गया। अब यहाँ पर भी -2 पुट करना, ध्यान सुनना, एक ही बार में एक ही पुट करना है। यहाँ पर पूरे जो इक्वेशंस में x इक्वल टू -2 ही पुट करना है, x इक्वल टू -1 नहीं, x इक्वल टू -2। अब यहाँ पर -2 पुट करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, b लिखा गया है, फिर यहाँ पर क्या लिखा गया -2, x की जगह -2 + 1,
-2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पर -2 + 1 कितना, माइनस का 1, तो -1 का b से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस का b आ जाएगा। ये काम आप 2-4 क्वेश्चन जब करोगे ना अच्छे से तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। पहले 1-2 क्वेश्चन में देखो बिल्कुल समझ नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में हलवा, मतलब क्या ही बताऊँ, हलवा तो लगेगा ही नहीं लगेगा, बिल्कुल हार्ड लगेगा। मगर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हो आपको समझ में आता है कि आपकी जो पकड़ होती है ना वो अच्छी हो जाती है। तो कितना आएगा, माइनस का b, तो यहाँ समझ में ये तो 0 हो गया, तो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का b हो गया। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, चलो यार यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार, पहला क्वेश्चन तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। बाकी अभी आप खुद करना, आपकी देखोगे कि ये किस स्टेप इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे समझ में आ जाए, इस मैं लिख के दिखा रहा हूँ हर एक स्टेप। तो यहाँ पर देखो -2 + 1 कितना हो गया, पहला क्वेश्चन लो दिखाई देता हूँ, -2 + 1। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टेप को स्किप करेंगे। -2 + 1 कितना होगा, माइनस का b, तो -b हो जाएगा, क्योंकि -b और ये हो जाएगा 1। हमने कहा कि -1 को उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। ये केस था फर्स्ट, ये पहला केस था मेरे पास, कौन सा केस था, दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन x इक्वल टू कितना, -2। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू कितना होगा, -1। अब -1 पुट करो। अब -1 कहाँ पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों जगह पर पुट करना। जहाँ जहाँ पर x है हर जगह पर कितना पुट करना, -1। तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो फिर पुट ही क्या करना, मतलब 1 तो 1 ही रहेगा, फिर 1 इक्वल टू x इक्वल टू कितना पुट करना, -1। तो -1 यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, मेंटली कर लूँ, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, आप भी मेंटली कर लोगे यार। देखो यहाँ पर a लिखा गया है, देखो यहाँ पर -1 प्लस का 2, अब मेंटली कर लूँगा भाई ना, तो फिर आप भी कहोगे यार मास्टर ने तो समझाया ही नहीं ना। एक a लिखा है, x की जगह -1 पुट गया, -1 + 2, 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 1 होता है, तो 1 a ही आएगा। कि देखो यहाँ पर कितना होगा, 2 - 1 1 होता है, 1 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा, ये इतना बात तो समझ में आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट गया, इसी इक्वेशन पुट करना है, व्हेन x इक्वल टू -1, ये जो x इक्वल टू -1 पुट करना, कहाँ पर पुट करना है, इसी इक्वेशन में, हर बार इसी में पुट करना। तो यहाँ पर जब -1 पुट करोगे यहाँ पर a आ जाएगा। और x इक्वल टू -1 पुट ही क्यों किया था, क्योंकि मेरा काम ही था इसको 0 बनाना। हम लोगों ने x इक्वल टू -1 पुट ही क्यों किया था, क्योंकि हमें इसको 0 बनाना था। x इक्वल टू -1 देखो जैसे ही पुट करोगे यहाँ पर तो 0 बन जाएगा। देखो यहाँ -1 + 1 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन b के साथ करोगे, b पूरी तरीके से क्या है, गायब। और जब b गायब हो जाएगा तो मुझे किसकी वैल्यू पता चलेगी, a की। जब b यहाँ से गायब हो जाएगा तो मुझे वैल्यू किसकी पता चलेगी, a की। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर a पता लगा लेंगे कि b हमारे पास क्या होगा, 0। किसकी, 0 की मल्टीप्लिकेशन b के साथ किया, कितना होगा, 0। अब मतलब कि a मतलब समथिंग प्लस 0 मतलब क्या था, समथिंग। तो यहाँ पर मेरे पास a आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गया। समझ आ गई, समझ में आती नहीं आई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई थी, -1। तो ये देखो b की वैल्यू -1 थी ना, तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -1। अब समझो यहाँ पर, अब समझो, अब आपको क्या काम करना, ये जो a और b की वैल्यू आई है ना, इस इक्वेशन में जो आपने ये बना रखा ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करना था, यहाँ पर ले जाकर आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या काम करना है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन नंबर, ये सब नहीं है भाई साहब, इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। आपको सिंपली क्या काम करना है, सिंपली इसको वैल्यूज़ को उठाना और ले जाकर क्वेश्चन में पुट कर देना। कहाँ पर क्वेश्चन में पुट करना है, ये जो आपने लिखा ना, ये कहाँ पर 9 हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखो क्या था कि जो मेरे पास क्वेश्चन था 1/, इसको कॉपी करना, 1/(x + 1 x + 2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई 1। तो जहाँ पर a था वहाँ पर क्या पुट करोगे, 1। तो ये आ गया 1। इसके नीचे क्या था मेरे पास, देखो x + 1 था, तो x + 1 लिखना, x + 1। b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी, कितनी आ गई, -1। तो यहाँ पर -1 लगना है, प्लस लगाओ, यहाँ पर -1 लिखो, यहाँ पर कितना लिखना है, x + 2, कितना लिखना है, x + 2। अच्छा ये बताओ कि अभी मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग में यही तो बताया था कि ये चीज़ लिखा हो, दोबारा यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे। देखो हम लोग दोबारा पहुँच गए वहाँ से यहाँ, ये थी स्पेशल टेक्निक। यहाँ से यहाँ जाना था, देखो पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, ये से देखो ये सब 1/x + 1 पहुँच गए। अब उसके बाद -1/x + 2 पहुँच गए, नहीं पहुँच गए। अब ये पहुँच गए, इसके बाद तो काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, यहाँ पर इसके बाद क्या कर लेना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इन शॉर्ट मैंने लिख दिया
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप पूरा नाम लिख देना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे 1/x + 1 x + 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx इक्वल टू इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटीग्रेशन का साइन, तो 1/x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशंस -1/x + 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा dx। आई बात समझ में? अच्छा यही होगा कि इस माइनस को यहाँ पर कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, आई बात समझ में? इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशंस में क्या होता है। इंटीग्रेशंस 1/x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x। ठीक है, 1/x लिखा रहता है तो क्या होता है, log x। यहाँ देखो इंटीग्रेशन 1/x + 1 लिखा गया तो क्या मतलब हो गया, log x + 1 लिखना है। क्या लिखना है, log x + 1। ठीक है, मॉड के अंदर पैक कर देना है इसको, log मॉड में x + 1 माइनस log मॉड में x + 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे बताया ना, 1/x था, log x होता है तो 1/x + 1 log x + 1 हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन की एक बहुत ही, इंटीग्रेशन की नहीं, लॉग की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ log m- का log n क्या होता है, log m/n होता है। क्या होता है, log m/n होता है। जब भी यहाँ पर माइनस दिखेगा तो यहाँ देखना अपॉन का रहेगा, मतलब डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा। log m- का log n क्या होता है, log लिखना है m/n, मतलब कि पहले वाला अपॉन का दूसरा वाला। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, log लिखना है, log। ये रहा भाई साहब मेरे पास पहले वाला, और ये रहे मेरे पास बाद वाले। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बता देना भाई साहब, बिल्कुल बताना यार, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, log प्रॉपर्टी देख लो, फॉर्मूला देख लो, log m/n। m मेरा कितना है, ये मेरा m है, और दिस इज़ योर n। तो m/n का मतलब x + 1 अपॉन x + 2। आई बात समझ में? प्लस से क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशंस नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस है। लिमिट नहीं लगा गया, लिमिट नहीं लगा गया मतलब क्या होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस हो तो ये कांस्टेंट जरूर भाई लगा दो, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा c। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन हम लोगों ने किससे किया, 1/x + 1 x + 2 का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, log x + 1 अपॉन x + 2 प्लस का c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीखने वाले ये, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों ने कैसे पुट किया ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कोशिश क्या करी कि इन ब्रैकेट्स को जो लिखे थे, ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ को जीरो बनाने की कोशिश किया। अगर जीरो बन जाता है तो दैट्स गुड, नहीं बनता है तो टेंशन वाली बात थोड़ी ना है, टेंशन वाली बात लेने की जरूरत ही नहीं ना। यहाँ पर आपकी खुद की चॉइस होती है कि आप जो रखना चाहते हो रख लो। यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर बार ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं जीरो बनेंगे। कई बार ऐसा हो कि ये जीरो नहीं बनेंगे। अगर जीरो नहीं बन रहे होते हैं तो याद रखना आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जो आपकी इच्छा करती है वो पुट करना। आप बस क्वेश्चन को देखते चले जाओ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी आपको क्या पुट करना है और क्या नहीं पुट करना है। बस आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा सारी बातें मैंने क्या करी हैं। ठीक, कोई दिक्कत थी नहीं थी। अब इसी क्वेश्चंस को जो आपने ए निकाले और आपने बी निकाले, इसका मुझे शॉर्ट ट्रिक अभी बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि आपका जो माइंड हो जाएगा ना वो डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स शॉर्ट ट्रिक की तरफ आपकी माइंड डाइवर्ट हो, ऐसा पहले मैं नहीं कराना चाहूँगा। पहले कॉन्सेप्ट के सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, कंपेयरिंग मत करना भाई साहब, कंपेयरिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये आप खुद ट्राई करना।
नहीं यार करा देता हूँ, ठीक है, नहीं कहोगे यार फिर क्या ही बकवासी बातें यार, सेकंड क्वेश्चन में करवा देता हूँ। देखो सॉल्यूशंस फिर से लिखना, सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस को मैं इन शॉर्ट पीएफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ आना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपका। उसके बाद जो अंदर का चीज़ है, जो भी अंदर का चीज़ है इसको कॉपी करना, समझ तो गया होगा ना, ये पूरी चीज़ को यहाँ पर कॉपी करना है, जिसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, फिर क्या लिखना है एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले की चिंता कर रही नहीं है, ऊपर वाले की चिंता करनी नहीं है। नीचे कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, 2, तो मतलब 2 मेरे पास कांस्टेंट आएंगे। पहला तो ए के नीचे क्या लिखना है एक्स प्लस 1, प्लस लगाना है, बी के नीचे क्या लिखना है एक्स प्लस 2। आई बात समझ में। अब इसके बाद क्या काम करना है, अब इसके बाद आपको क्या काम करना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस बना, लेट अस सपोज आप इसको इक्वेशन मारना चाहते हो तो मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि ये जो भी पार्ट इसको यहाँ लेके जाओ, इस वाले पार्ट को इसके पास लेके जाओ, इस वाले पार्ट को इसके पास लेके जाओ। जब इसके पास लेके जाओगे तो एक्स प्लस वन उड़ जाएगा, तो यहाँ पर ए के बगल में क्या बचेगा एक्स प्लस 2। आई बात समझ में, प्लस बी। इसको इसके बगल में लेके जाओ तो एक्स प्लस टू उड़ जाएगा, तो बी के बगल में क्या आएगा एक्स प्लस 1, तो बी के बगल में क्या आएगा एक्स प्लस 1। यहाँ पर मैंने कहा कि जो पार्ट भी यहाँ लिखा होगा इसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देना, चिंता वाली बात कोई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आई बात है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या काम बताया आपको, आपको इसको जीरो बनाना। ये जीरो कैसे बनेगा बताइए, जीरो कैसे बनेगा। इसको जीरो बनाने के लिए आपको पता है कि एक्स की वैल्यू कितना पुट करोगे, +2 है तो यहाँ देखो +2 तो -2 पुट करोगे तभी जीरो बनेगा। यहाँ पर +1 है तो कितना पुट करोगे, -1 पुट करोगे तभी जीरो बनेगा, x = -1। तो 2 केस बनाएंगे। सबसे पहला व्हेन, ये मेरे पास पहली केस बनेगी व्हेन x = कितना रखोगे -2। जब -2 पुट करोगे तो -2 कहाँ पुट करना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, दोनों ही प्लेसेस पे आपको कितना पुट करना है, x = कितना पुट करना है -2। तो -2 पुट करो। -2 यहाँ पुट करने से मेरा फायदा क्या होता है, ये पूरा टर्म जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है, ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ये जीरो बन गया, हाँ यार जीरो बन गया। देखो यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट करके देखो ना भाई साहब, इसको हम लोगों ने बनाया क्यों, x = -2 पुट क्यों करते हैं, क्योंकि जीरो बनाने के लिए। जीरो बन गया। अब जीरो का मल्टीप्लिकेशन एक के साथ करोगे तो जीरो बन जाएगा। अभी जीरो बन गया, यहाँ तो जीरो नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पर -2 + 1 कितना होता है बताओ, -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 होता है -1। अब सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं भैया, सब्ट्रैक्शन तो आता होगा ना, चलो अच्छी बात है यार, आता है। -2 + 1 कितना होता है -1, तो -1 की मल्टीप्लिकेशन b के साथ करोगे तो कितना आएगा, -b आएगा। कितना आएगा, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, 0 + -1 तो कितना आएगा -1। समझ में आई, कितना आ गया -b आएगा भाई साहब। -1 का मल्टीप्लिकेशन b के साथ करोगे तो -b आएगा। समझ में आया। अब यहाँ भी -2 पुट तो करो, इधर ही पुट किया अभी तक आपने, यहाँ तो पुट किया ही नहीं, तो -2 को यहाँ भी पुट करोगे, -2 को, x = -2 तो यहाँ भी -2 पुट करो। अब दोनों साइड ही माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। ये बात क्लियर है सर, आ गई होगी समझ में, कुछ हार्ड नहीं था। देख रहे हो मेंटली करोगे ना कैलकुलेशन जो है, मेंटली करोगे तो 2 लाइन क्या भाई साहब, एक ही लाइन में आ जाएगा। इतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस उनको आपको बस पेपर में अगर लिखने के आ रहा, जिस तरीके आप वैल्यू पुटिंग मेथड करते हो तो वहाँ पर क्या करोगे, सिंपली लिखना x = -2। उसके बाद आप रफ में लेके जाओ कर लो, या फिर यहाँ गंदा मत करो, सीधे b की वैल्यू निकाल के रख दो, बस खत्म। वो समझ जाएंगे कि भाई x = -2 पुट किया बंदे ने। अब उसके बाद उसके पुट करने के बाद उनकी वैल्यू कितनी आई, 2 आया है। सिमिलर काम करना। सेकेंड केस क्या है, व्हेन x = कितना पुट करना, -1 पुट करना। अब -1 पुट करोगे तो क्या होगा, -1 पुट करोगे तो आपको पता है ये वाला ब्रैकेट जीरो बन जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट क्योंकि +1 -1 जीरो, और जीरो का मल्टीप्लिकेशन b के साथ करोगे कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो। अब ये वाला टर्म तो जीरो बनेगा, इसके तो गायब हो गया भाई साहब, ये गायब हो गए भैया, ये गायब हो गए, इनको भगा दो यहाँ से। अब यहाँ -1 पुट करोगे ना, देखो x = -1 पुट करना है यहाँ पर, तो -1 और प्लस का 2 कितना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, -1 प्लस का 2, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो 2 - 1 कितना होगा 1।
कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो भाई प्लस का आएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करानी है, देखो ये वाला पूरा टर्म कितना है, ये ब्रैकेट कितना आ गया, ये ब्रैकेट आ गया 1, 1 की एक के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओ कितना आएगा a आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास a, समझ में आया। देखो यहाँ पर -1 देखो +2 कितना हो गया 1, 2 और -1 कितना हो गया 1, 1 का एक के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो a आएगा। अब यहाँ भी तो पुट करो, ये तो 0 हो गया, 0 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो -1 यहाँ पुट करना x की वैल्यू -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब इसको क्या करते ना, पुट करते ना कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखना चाहो तो लिख लो भाई साहब, ये तो आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ऑन पुटिंग a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, x अपॉन x+1 x+2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, a की वैल्यू कितनी आई -1, तो यहाँ पर -1, नीचे क्या लिखा गया x+1, तो x+1 लिखना है, ठीक है। फिर b की वैल्यू लिखनी है +b, b की वैल्यू कितनी 2, तो 2 अपॉन x+2 हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हैं क्या, क्लियर ही होंगी। फिर इसके बाद क्या लिखना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन x+1 x+2 यहाँ पर रहेगा dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, ठीक है। हमने कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक। कोशिश कर लो प्लस वाले पहले लिख लो, माइनस वाले बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं, चलो दिखा देता है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। -1 x+1 dx, 2 कांस्टेंट है, लात मार के भगा दो इसको, 1 अपॉन x+2 यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। इंटीग्रेशंस करोगे तो यहाँ पर माइनस को पहले बाहर भेज दो, ठीक है, माइनस को बाहर भेज दो, अच्छा रहेगा। 1 अपॉन x+1 क्या होगा, अभी पीछे होता है log x+1, तो माइनस का क्या होता है log मॉड में x+1 +2 बाहर ही रहेगा, 1 अपॉन यहाँ भी क्या हो जाएगा log x+2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी log के सामने कभी भी कोई भी नंबर रहता है, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस कभी n लिखा हो, log लिखा हो, यहाँ पर m लिखा हो, तो log के सामने जो कोई भी नंबर रहता है खोपड़ी पर चढ़ जाता है, तो log क्या हो जाता है m की पावर n हो जाता है। तो कभी log की कोई खोपड़ी पर चढ़ा होता है तो नीचे भी गिर जाता है। सिमिलर काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का log x+1 प्लस log क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं और होल स्क्वायर में राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं और होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होल स्क्वायर लगा देने से अंदर का पूरा टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए ब्रैकेट चेंज कर दिया। अब क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग कोशिश क्या करते हैं, पहले प्लस वाली चीज़ को पहले लिखते हैं, माइनस वाली चीज़ को बाद में लिखते हैं। जैसे कि 5 - 3 होता है, -3 + 5 को लिखना हम लोग जल्दी प्रीफर नहीं करते हैं, प्लस वाली चीज़ को पहले लिखते हैं, माइनस वाली चीज़ को बाद में। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या होगा, log x+2 का होल स्क्वायर माइनस में log x+1 का x+1 हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको इधर कर दिया और इसको पहले लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया। आपको पता है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है, पीछे मैंने बताया log m माइनस का log n क्या होता है, log m अपॉन का n। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा मेरे पास, log मेरे पास x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 का मॉड। यहाँ तक समझ में आ गया, प्लस का क्या हो जाएगा c, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। एक बार पहले नोट डाउन कर लो, देख लो, आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में तो आ गई होंगी, फिर भी आपको कुछ देखना तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको कुछ भी नोट डाउन करना हो तो यहाँ देख लो, क्योंकि पूरी पेज जो होती है स्क्रीन पर विजिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। कुछ भी देखना हो तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये रहे पूरे पार्ट।
आई होप यहाँ तक बताई गई तमाम बातें तो समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो दैट्स गुड, नहीं समझ में आएगी तो फिर कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी अभी, और ऐसा नहीं कि पहले 2 ही क्वेश्चंस कराने, अभी आगे भी तो क्वेश्चंस करने ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक अपने और अपने दोस्तों को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली शेयर कर देना।